Let us start Chapter 3, Atoms and Molecules, Session 1. Here we will start the chapter with introduction. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो एटम क्या होता है? एटम इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल और मैटर। जिससे मैटर बनता है वही है स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड उसका नाम है एटम। ओके। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. तो ये पहले से ही सब सोच में थे कि ये मैटर है वो किससे बना होता है, कैसे बना होता है। The idea of this divisibility of a matter was considered long back in India, around 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kanad, postulated that if we go on dividing matter, that is the padarth, we call it in Hindi, we shall get smaller and smaller particles. तो ये आइडिया इंडिया के अंदर 500 BC, मतलब बहुत पहले का टाइम है, जब महर्षि कनद थे, उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था, या उन्होंने एक चीज बताई थी कि मैटर को हम जब डिवाइड करते ही जाएंगे स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल के अंदर, तो वो डिवाइड होता ही रहेगा। ओके, एंड अल्टीमेटली लास्ट वी विल गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अल्टीमेटली a stage will come when we shall come across the smallest particles, beyond which further division will not be possible. एंड हम जैसे ही उसको डिवाइड करते ही जा रहे हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, एक पार्टिकल ऐसा आएगा जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एंड ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज अ परमाणु। ओके, दिस वर्ड इज अ हिंदी परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर Pakudha Katyayam elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form, which give us a various form of matter. तो महर्षि कनद ने बताया था कि जो मैटर को हम कंटिन्यूसली डिवाइड करते ही जा रहे हैं, तो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स मिल रहे हैं। एक पार्टिकल ऐसा आएगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, एंड उसको नाम दे दिया है परमाणु। दूसरे एक फिलोसोफर थे पकुदा कत्यायम, उन्होंने थोड़ा और डिटेल में बताया कि पार्टिकल्स जो है वो जनरली कंबाइंड फॉर्म में है और वो हर एक मैटर के अंदर होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। बट एग्जैक्टली क्या है जो फाइनल कंक्लूजन आया है वो अब हम आगे देखने वाले हैं। अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डिमोक्रिटस एंड Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided further. तो सेम चीज जो महर्षि कनद ने बताया था, उन्होंने ये बताया, उन्होंने जैसे ही ये ग्रीक फिलोसोफर ने भी बताया कि जैसे हम मैटर को डिवाइड कर रहे हैं स्टेज बाय स्टेज, पार्टिकल्स ऐसे आएगा कि जो वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा। Democritus called this indivisible particle atoms, meaning indivisible. तो जो महर्षि कनद ने बताया था कि परमाणु, वही वहां पे इंग्लिश के अंदर हम एटम्स बोलते हैं, उसका मीनिंग है इनडिविजिबल। All this was based on philosophical considerations and not much experimental work. To validate these ideas could be done till the 18th century. तो ये बहुत सालों तक ये सिर्फ फिलोसॉफिकल मतलब कंसिडरेशन था, जो एक्सपेरिमेंटल नहीं था, हम उसको वैलिडेट नहीं कर पा रहे थे, उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए ये सिर्फ ऐसे फिलोसॉफी की तरह 18th सेंचुरी तक ये चलता रहा ऐसे ही। जब तक किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तब तक ये फिलोसॉफी की तरह चल रहा था। By the end of the 18th century, scientists recognized the difference between element and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine
and what happens when they combine. तो 18th सेंचुरी के एंड में सब साइंटिस्ट को इंटरेस्ट आया, सब साइंटिस्ट को पता चला एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का डिफरेंस। फिर ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे होते हैं, एंड कंबाइन होते तो क्या होता है। तो ऑल दैट थिंग्स दे स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्ट इन देम एंड दे स्टार्टेड गेटिंग रिसर्च ऑन इट। एंटोनी एल लोवोइसियर laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination। तो ये एंटोनी लोवेशियर है, उन्होंने केमिकल साइंस का थोड़ा सा इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट जगाया सबके अंदर एंड थोड़े लॉज दिए, जिसके कारण ये लॉ को समझकर हम केमिस्ट्री को, केमिकल्स को, एलिमेंट्स को ठीक से समझ पाए। ओके Now this topic is actually not there in our syllabus, but फिर भी आपको ये दो लॉ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिससे ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा इजी रहे। The laws are laws of chemical combination. First one, in that the law of conservation of mass. This is the first law which was given by the scientist. Law of conservation of the mass states that mass can neither be created nor डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जितना मास है उतना ही मास हमें केमिकल रिएक्शन के बाद मिलेगा। मास नया प्रोड्यूस भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। तो कोई भी केमिकल है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लो, तो उनके अंदर जो प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट्स का वो सेम ही रहेगा, वो मास के कंपेयर में सेम रहेगा। ओके तो हम हाइड्रोजन एंड वाटर की बात करें, हाइड्रोजन मतलब कि H2 एंड वाटर जो है वो H2O है। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी है एंड हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन का मास है 1। ओके हाइड्रोजन का मास है 1 एंड टोटल हाइड्रोजन है H2O के अंदर 2, तो मास हो गया 2U। ये है हाइड्रोजन का मास। ओके ये आपको सिर्फ समझना है, अभी इतना आपको ये नॉलेज नहीं है आपके पास कि ये 1 क्या है, 2 क्या है वो। तो एक्चुअली फॉर्मूला होता है वाटर का H2O। हाइड्रोजन है एक एलिमेंट है, उसका मास होता है 1, तो 2 इंटू 1 हम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 2। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसका मास है 16, तो वो एक ही है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो मास मिला हमें 16। अब ये जो रेशियो है यहाँ पे मिलेगा 1:8 का रेशियो। ये रेशियो जो है वो है डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। एंड वाटर के अंदर every molecule of a water contains 1:8 proportion, 1:8 proportion, that is the hydrogen to oxygen. Now what is an atom? Have you ever observed a mason building walls, from these walls a room and then a collection of rooms to form a building? What is the building block of a huge building? तो आपने देखा होगा कि मेसन जो है वो ब्रिक्स यूज करके वॉल्स बनाता है, वॉल्स में से रूम बनाता है, रूम में से एक बहुत ही अच्छा सा बिल्डिंग बनता है। तो क्या इमेजिन कर सकते हो कि ये बिल्डिंग बना है, वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो सिंपल है, ब्रिक्स। जो ब्रिक्स नहीं होंगे तो वॉल्स नहीं बन पाएगा। तो ब्रिक्स उन्होंने अरेंज किया एंड ब्रिक्स अरेंज कर करके उन्होंने वॉल बनाया, रूम बनाया एंड फिर बाद में बिल्डिंग। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल? एंट हिल मतलब कि एंट जहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जब जाते हो तो छोटे छोटे माउंटेन की तरह आपको दिखेंगे एंट हिल्स। तो एंट हिल्स भी छोटे छोटे सैंड पार्टिकल से बना होता है। बिल्डिंग है वो ब्रिक से बना होता है। तो कोई ना कोई चीज, कोई छोटी से छोटी चीज से बना होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं।
मतलब कि सबके बिल्डिंग ब्लॉक्स अलग अलग होते हैं। इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, यहाँ पे बात करें एंट हिल की तो स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। सिमिलरली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम। ऐसे ही एंट हिल का जो बिल्डिंग ब्लॉक था वो सैंड था, बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक था ब्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे हर एक मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम बोलते हैं हम उसको। ओके, तो हर एक कोई भी चीज आपके आसपास जो दिख रही है आपको, दैट इज मेड अप ऑफ एटम। हाउ बिग आर एटम्स? अब एक चीज हम मेरे दिमाग में आएगा कि सर हर एक चीज एटम से बनी होती है तो कितने बड़े होंगे एटम्स? तो लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। एटम्स आर वेरी स्मॉल, they are smaller than anything that we can imagine or compare with। इतने स्मॉल है कि हम किसी के साथ उसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा देखते हैं कि इमेजिन करेंगे तो भी कैसा इमेजिनेशन हम कर पाएंगे। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम when stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper। मतलब कि आपका जो टेक्स्ट बुक का एक पेज है, मिलियंस ऑफ एटम्स ज्वाइन होंगे, एक लेयर बनाएंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स की बात हो रही है, तब एक आपकी टेक्स्ट बुक के पेज जितना पतला सा लेयर बनेगा। मिलियंस ऑफ एटम्स एक साथ ज्वाइन होंगे तब की बात है। ओके, नाउ लेट अस सी कि एटम का रेडियस कितना छोटा हो सकता है। आपने एप्पल देखा ही होगा, ये 10⁻⁻1 मतलब कि होता है 1/10। 1/10 होगा 0.1 मीटर, एंड 0.1 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 10 सेंटीमीटर। मतलब कि आपका छोटा सा स्केल है, उसमें से थोड़ा सा पार्ट आप निकाल दो, 10 सेंटीमीटर मिलेंगे। तो एप्पल का सपोज समवेयर अराउंड 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, एंड उसका 10⁻³ बोल रहे हैं, 10⁻³ मतलब कि होता है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मीटर की बात करें तो यहाँ पे मीटर होगा, मीटर और वो सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। 0.001 मीटर, 1 मीटर 0.001 मीटर मतलब कि 1 mm हम कंसिडर कर सकते हैं। अब ये 10⁻⁻4 मतलब कि 0.0001 इतना छोटा होगा सैंड का पार्टिकल। अब हेमोग्लोबिन, मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर फ्लो होता है, जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं जिससे, वो है हेमोग्लोबिन। वो हेमोग्लोबिन का साइज कितना है? 10⁻⁸ मतलब कि 0.0000000 इतने सारे पॉइंट्स आप ज्वाइन करोगे तब ये आपको मिलेगा हेमोग्लोबिन का साइज, जो आप रियली इमेजिन नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट सी विथ योर आईज। फिर आता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो अगेन बहुत स्मॉल है, और उससे भी छोटा ये एटम ऑफ हाइड्रोजन, यू कैन सी 10⁻⁻10 बहुत ही छोटा ये होगा एटम ऑफ हाइड्रोजन। We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम देख भी नहीं पाते, तो हम क्यों उसके ऊपर पढ़ रहे हैं, क्यों उसका ध्यान रख रहे हैं, क्यों उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं? वाई वी शुड लर्न देम? तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्योंकि हर एक चीज है वो मेटल गिन लो, या डोर्स गिन लो, आपका रेफ्रिजरेटर गिन लो, आपका बॉडी गिन लो, आपका बॉडी सेल से बना होता है, इन शॉर्ट वो हम कंसिडर नहीं कर सकते एक्चुअली। फिर बाद में आपका टेबल गिन लो, व्हीकल्स गिन लो, कोई भी चीज है वो छोटे 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 एटम्स से बना होता है, एंड इसीलिए हमें एटम्स के बारे में पढ़ना है। दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। We may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do। तो हम जितना भी कुछ भी कर रहे हैं वो सब एटम्स को अफेक्ट तो कहीं ना कहीं कर ही रहा है, इसीलिए हमें एटम के बारे में पढ़ना जरूरी है। Though through modern techniques we can now produce magnified images of the surface of element showing atom। अब हमारे पास उतने अच्छे से इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइसेस है,
जो यूज करके हम कोई भी मैटर की सरफेस है वो हम मैग्नीफाई करके उसके एटम्स तक हम देख सकते हैं। अभी ऐसे हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं। Now what are the modern day symbols of atoms of a different elements? तो यहाँ पे ये मॉडर्न डेज के नहीं है, ये पहले के टाइम के है, बट हम उसको मॉडर्न डे के साथ कंपेयर करेंगे कि याद रखना कौन सा इजी है, कौन सा यूज करना इजी है। Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. तो ये जो सिम्बॉल्स यूज किए थे डेल्टन ने, वो सिम्बॉल्स उन्होंने खुद बनाए थे एंड वो यूज कर भी रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन, तो उसको ये ऐसे लिखते थे कि सर्कल, एक छोटा सा डॉट है उसके अंदर, सर्कल के अंदर एक डॉट। यहाँ पे फिर बाद में ये मर्सिडीज कार जैसे एक सिंबल, यहाँ पे राउंड सर्कल के अंदर सी कॉपर, फिर सर्कल के अंदर ये डॉट 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 एंड जी तो गोल्ड। तो अलग अलग ऐसे सिंबल्स यूज कर रहे थे डेल्टन। When he used the symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. That is, one atom of that element. ये symbol मतलब कि एक एटम है ये एलिमेंट का। गोल्ड का एक एटम मतलब कि ये सिंबल। दूसरा एटम मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा गोल्ड का, तो वो हो जाएगा 2 गोल्ड एटम्स। तो ऐसे ही ये एक सिंबल का मतलब है एक एटम। Berzelius suggested that the symbols of element be made from one or two letters of the name of the elements. तो ये डेल्टन के सिंबल्स जो थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे याद रखने में, थोड़े डिफिकल्ट थे यूज करने में, इसलिए बर्जीलियस ने एक बहुत ही अच्छा सा सिस्टम दिया कि हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं, जिससे हमें याद रखने में एंड उसको मतलब यूज करने में इजीनेस फील हो सबको। तो वो सिंबल्स कैसे थे, लेट अस सी। इन द बिगनिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले ये ऐसा एक बेसिक सा रूल बनाया था कि जहां से भी हमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिले, वो प्लेस के नाम पर से ही हम वो मेटल का या सॉरी वो एलिमेंट का नाम रख देंगे। मान लो कि हमें ये मैग्नेट है, वो मैग्नीशियम में से मिला था। मैग्नेट जो है मटेरियल, वो एक्चुअली अब हम मैग्नेट, हमें पता है कि एक प्रॉपर बहुत ही अच्छा सा एक डिवाइस है, तो वो हमें मैग्नीशियम में से मिला था, इसलिए उसको नाम दे दिया मैग्नेट। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम द सिप्रस, तो वहां पे नाम दे दिया कॉपर। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम सम स्पेसिफिक कलर, और बहुत सारे कलर्स के ऊपर से दिए थे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। नाउअडेज IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, is an international scientific organization which approves names of elements, symbols and units. तो पहले जगह पे से वो चीज मिली, एलिमेंट मिला, तो उसका नाम उसके ऊपर से दे दिए, जगह के ऊपर से कोई कोई कलर के ऊपर से नाम दे दिए। बट अब ये मॉडर्न टाइम पे आईयूपैक एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। आईयूपैक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक ग्रुप है बहुत सारे साइंटिस्ट का, वो सब अप्रूव करते हैं कि कौन से एलिमेंट को कैसा नाम देना है, कैसा सिंबल देना है एंड कैसा यूनिट रहेगा उसका। ओके, many of these symbols are the first one or two letter of element's name in English. The first letter of a symbol is always written as a capital letter, that is uppercase, and the second letter as a small case or lower case. तो जब भी कोई भी एलिमेंट का हमें सिंबल लिखना है तो हम दो चीज यूज कर सकते हैं, या तो उसका एक कैपिटल लेटर, सिर्फ अकेला कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं, या उसका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, कैपिटल एंड सेकंड वन उसको स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखेंगे। तो आपको एग्जांपल बोल दूं कि सी है वो कार्बन, ओ है ऑक्सीजन, एन है नाइट्रोजन, ये सिंगल लेटर वाले है, तो ये करेक्ट है, हम उसको यूज करते ही है। बट दूसरे है जैसे कि एन ई नियॉन, एन ए सोडियम, सी एल क्लोरीन, एल आई लिथियम, एच ई हीलियम,
तो ये अलग अलग एलिमेंट्स है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल, एंड ऐसा ही होना चाहिए। आपने एन ए है पर आपने एन ए के बदले एन और कैपिटल ए ऐसा लिख दिया तो इट विल बिकम रॉन्ग। ये आपके लिए करेक्ट नहीं है, एग्जाम में मार्क्स भी कट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एच, एल्यूमिनियम एल एंड नॉट एल। यहाँ पे देखो ए कैपिटल एल स्मॉल, तो दोनों कैपिटल नहीं होंगे। कॉबल्ट का सीओ दोनों कैपिटल नहीं होगा सीओ, राइट। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and the letter appearing later in the name. ये symbols कैसे बनते हैं कि वही एलिमेंट के अंदर फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर। यहाँ पे कॉबल्ट को हमने सीओ यूज किया है, सी यूज करते तो वो कार्बन बन जाता है, इसीलिए हमें सीओ यूज करना पड़ रहा है। Examples are chlorine Cl, zinc Zn, etc. Other symbols have been taken from the names of element in Latin, that is German or Greek. बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमें उनके नाम से, सोडियम ले लो आप, सोडियम का सिंबल है Na, तो सोडियम के अंदर तो सपोज हमें जो सिंबल होना चाहिए तो S या SO, SD ऐसा कुछ होना चाहिए, बट यहाँ पे सोडियम का Na है, पोटेशियम का के है। तो ये सब अलग अलग तरीकों से, मतलब कि लैटिन वर्ड उनके ग्रीक एंड जर्मन लैंग्वेज के ऊपर से सिंबल्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, सोडियम इज Na फॉर नाटेरियम, पोटेशियम इज K फॉर कैलियम, एंड देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। तो यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स के केमिकल नेम भी है एंड उसके बेस के ऊपर हम उसका सिंबल्स बना सकते हैं, बिकॉज जो हम सेम एलिमेंट्स के ही, बल्कि सोडियम का मैं सिंबल बनाऊं तो SO या S बने, जो करेक्ट नहीं होगा, जो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। दिस इज द एलिमेंट, दिस आई एम शोइंग हियर इन द वीडियो, दैट द टेबल यू मस्ट लर्न प्रॉपरली। आपको ये हर एक सिंबल्स, सबके सब सिंबल्स आपको प्रॉपरली आने चाहिए। मैं आपको पूछूं सिल्वर तो यू मस्ट नो Ag, गोल्ड का पूछूं Au, आयरन का पूछूं Fe, ये अलग अलग एलिमेंट्स है जो आपको पता होना ही चाहिए। यू मस्ट लर्न दिस टेबल प्रॉपरली। इफ यू वांट टू लर्न इट द प्रॉपर वे यू कैन राइट इट फॉर 2 or 3 times, you will easily learn this table. So here is the end of the session 1. See you in next session. Thank you and have a great day.